हेलो। मित्रों, स्वागत है आप सभी का देव प्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और आज हम चर्चा करेंगे, साक्षात्कार के संबंध में चर्चा करेंगे। क्यों आपके अंतिम चयन में साक्षात्कार महत्वपूर्ण होता है और इन परीक्षाओं के 2025 में जो साक्षात्कार प्रारंभ हो रहे हैं, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कैसे तैयार रहना है, इस सभी पर चर्चा करेंगे। और कब होंगे इनके साक्षात्कार, वो भी आपको बताएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सहायक। देखिए, सहायक कुल सचिव, एक तो इसका साक्षात्कार होना है, आप इसको समझिए। जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का ये महत्वपूर्ण पद है, राज्य कुल सचिव का, इसका साक्षात्कार कब होगा, इस पर जो है बड़ा क्लियर कट है। इसका साक्षात्कार आपका अक्टूबर में होगा। इसका परिणाम शीघ्र आने वाला है और इसका जो साक्षात्कार होगा ये अक्टूबर में 16 अक्टूबर, मतलब ये दीपावली से पहले हो जाएगा। 14, 15, 16 अक्टूबर में हो सकता है, 16 अक्टूबर से हो सकता है। और इसमें आपको 120 कैंडिडेट्स जो बुलाए जाएंगे साक्षात्कार के लिए। इस समय आपने देखा कि अभी जो इसमें प्रक्रिया चल रही है, इसका परिणाम आपका आ जाएगा सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका परिणाम भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आज से 1 महीना और बचा है, लगभग 1 महीना बचा है। 1 महीने में इसका परिणाम भी आ जाएगा, इसके रिजल्ट की काउंट डाउन भी शुरू हो जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे सहायक कुल सचिव में जो आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं, कहां कहां से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा और उसी के अनुरूप अपने आप को आप तैयार रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं, मुख्य परीक्षा देने के बाद, रिटर्न एग्जाम देने के बाद फिर आपकी जो बेसब्री होती है परिणाम के आने की होती है। तो इस पर डिटेल बताते हैं। सहायक आचार्य, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसका परिणाम जारी किया गया है और 2 सत्र में इसका साक्षात्कार शुरू हो रहा है। ठीक है, 25 सितंबर से इसका एक फेज शुरू होगा और दूसरा जो है आपका 25 अक्टूबर से शुरू होगा। 2 फेज से इसका इंटरव्यू शुरू है। इसके लिए भी तो अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, इसका तो दौर चल ही रहा है। आज इसमें हम चर्चा करेंगे, यूजीसी पर चर्चा करेंगे। यूजीसी से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, एनईपी से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, और आपके शोध क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और यही नहीं, यहां पर भी देखिए, यहां पर आपके ये सारे टॉपिक यहां से भी रहेंगे। अगर आप देखें, यहां से भी रहेगा, यूजीसी से यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, या नीपी से यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, यहां विश्वविद्यालय से प्रश्न पूछा जाएगा, विश्वविद्यालय का प्रबंधन, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, और आपका फाइनेंशियल हैंडबुक, वित्तीय हस्त पुस्तिका से प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स रहेगा और सामान्य जानकारी के प्रश्न रहेंगे। आपके ये सारे प्रश्न यहां से रहेंगे। अभी इन पर आज सभी पर चर्चा करेंगे। विगत साल हो, पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया उस पर भी चर्चा करेंगे। परिणाम इसका जैसे ही जारी होगा, 1 हफ्ता या फिर 10 दिन के अंदर इसका जो है इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। तो इंटरव्यू की डेट मान करके चलिए कि अक्टूबर, 12 अक्टूबर के बाद यूपीपीसीएस की परीक्षा के बाद इसका इंटरव्यू करवा लेंगे।
कृषि सेवा, इसका भी जो परिणाम है कृषि सेवा का, ये भी बहुत इंतजार हो रहा है, ये भी फाइनलाइज हो रहा है। इसका भी परिणाम आ जाना था सितंबर में, लेकिन सितंबर में कुछ डिले हो रहा है, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये भी आ जाएगा। मतलब ये दोनों परिणाम एक साथ लगभग आएंगे, भी सितंबर के लास्ट तक नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये भी आ जाएगा। अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है, क्योंकि इसकी स्कूटनी में कुछ बचा हुआ था, स्कूटनी का भी ये दौर है, ये भी आ जाएगा। इसमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा आपसे? ठीक है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विसेज से अगर हम देखें तो इसमें आपके पद हैं, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर के, यहां से डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर से जुड़े प्रश्न होंगे, साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट से जुड़े प्रश्न होंगे। फूड प्रसंस्करण अधिकारी है एक पद, उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सेवा ग्रुप बी, यहां पर जो केमिस्ट्री ब्रांच है, यहां से जुड़े प्रश्न होंगे ही होंगे। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सेवा ग्रुप बी बॉटनी ब्रांच, यहां से भी आपके प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। यूपी एग्रीकल्चर सेवा एग्रोनॉमी ब्रांच से जुड़े प्रश्न होंगे, कॉमन प्रश्न होंगे, प्लस आपके सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, प्लस आपके पद से जुड़े प्रश्न होंगे। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सेवा इसमें जो है 36 पद हैं। ग्रुप बी प्लांट जो है फोटो, ठीक है, ब्रांच है प्रोटेक्शन, ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच है, 36 पद हैं। आप देखते हैं सबसे अधिक पद इसमें है। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कैसे प्लांट प्रोटेक्शन कैसे होगा, और भी इससे जुड़े जो प्रश्न हैं जो एक तरीके से टॉपिक वाइज बन गए हैं। यूपी एग्रीकल्चर सेवा 34 पद है डेवलपमेंट ब्रांच से, ये भी ग्रुप बी ग्रेड 2 का पद है। तो ये जो 120 पद हैं तो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके पास अब इसके लिए 1 महीने का समय है। मतलब मान करके चलिए कि इसका भी आपका परिणाम आने के साथ ही इसका भी इंटरव्यू लग जाएगा। तो ये दोनों यूपी लोक सेवा आयोग से, ये दोनों परिणाम जो यूपी लोक सेवा आयोग के हैं, इसमें सभी 120 पदों पर जो आपके इंटरव्यू होंगे, ठीक है, ये भी आपके इंटरव्यू अक्टूबर में होने हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। अब यूपीपीसीएस जो लोक सेवा आयोग का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण और सबसे प्राथमिकता का पद होता है, यूपीपीसीएस के लिए भी समय बीतने में और परिणाम आने में समय आप देखते हैं कितना जल्दी आ जाता है और कितना जल्दी आप उसके लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो समय लगता है। फिलहाल यूपीपीसीएस के लिए भी इसके लिए मूल्यांकन जारी है, मूल्यांकन में तेजी आई है। और ये जारी है। अभी देखिए आज हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, और इसका भी परिणाम आपका नवंबर में परिणाम आएगा। भले ही कुछ लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लेकिन ये नवंबर में इसका परिणाम आ जाएगा। इस पर काम चल रहा है। मिला करके ये पद के इंटरव्यू के लिए आपको क्या है, आपको उस दिशा में मोटिवेट किए हुए हैं। फिलहाल आप सभी जो यूपीपीसीएस दे रहे हैं, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी लगे हुए हैं, आपके लिए एक चैलेंज वो भी है। दूसरी तरफ आपके फाइनल परिणाम के लिए भी, तो दोनों को आपको मैनेज करना है। तो आपको मैनेज करके आप लेकर के चलें। और साक्षात्कार तो आप जानते हैं कि साक्षात्कार आपको अच्छे से लेकर चलना ही चलना है। तो फिलहाल ये सभी साक्षात्कार बुकलेट आधारित कार्यक्रम के रूप में संचालित हो रहे हैं, और आप देखें तो सभी से जुड़े जो बुकलेट तैयार की गई वो अपने आप में एक्सपर्ट और कंप्लीट बुकलेट है। यहां से लगभग सभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप साक्षात्कार, पिछले 20 वर्षों के साक्षात्कार की जो स्ट्रेटजी है उसके अनुरूप, आपके सिलेबस के अनुरूप उसको तैयार किया गया है। तो मित्रों, यूपीपीसीएस के तो आपको बहुत तैयार करना है, क्योंकि आप जानते हैं एसडीएम के कार्य
अब वो आईपीसी आपको नहीं पढ़ना, वो सीआरपीसी नहीं पढ़ना है। अब एसडीएम के क्या क्या कार्य हैं, मजिस्ट्रेटिव कार्यों में बदलाव आया है। अब कर्फ्यू ऐसे नहीं लगेगा, अब जो है दंगे ऐसे नहीं होंगे, दंगा बलवा इनके नए एक्ट आए हुए हैं, ठीक है। तो नए फॉर्मेट में आपको उसको पढ़ना है और उसके लिए आपको थोड़ा सा समय तो चाहिए ही। तो इन सभी के लिए आपको एक नए व्यूज के साथ, नई तैयारी के साथ आपको अब अपनी तैयारी को अंजाम देना है। विशेष तौर पर यूपीपीसीएस के लिए विशेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस पूरे इंटरव्यू को यूपीपीसीएस के लिए एक नए विजन के साथ आप इसको तैयार करेंगे। और यहाँ पर सारी बुकलेट हम हमारी नए विजन के आधार पर क्या है हो चुकी है आपके लिए। आप लोगों में से ढेर सारे लोग जुड़े भी हैं, आप देख रहे हैं क्लास किस तरीके से संचालित की जा रही है। आप यूपीपीसीएस 2024 के साक्षात्कार के लिए आप अपने को एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कैसे हम ग्रास रूट लेवल से इंटरव्यू को कैसे फेस करें, एक दिन में नहीं तैयार होगा या केवल मार्क इंटरव्यू से तैयार नहीं होगा कि बस आप मार्क इंटरव्यू कर लें और आपका साक्षात्कार तैयार हो जाए। उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विषय की, देखिए विषय की बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं, लेकिन विषय की एक स्ट्रेटजी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिलहाल आते हैं, हम तो शुरुआत करते हैं। आज हम दोनों पदों के लिए इस इंटरव्यू प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे, यूजीसी पर चर्चा करेंगे। यूजीसी, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा सहायक प्रवक्ता के लिए और यहां से भी, दोनों के लिए अगर देखें दोनों के लिए यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। अक्सर पूछा जाता है, एक प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है, क्या यूजीसी को समाप्त कर दिया जाए? ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है शिक्षा क्षेत्र में। आपने देखा कि टेट जो परीक्षा है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, प्राथमिक अध्यापकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। जो पुराने प्राथमिक अध्यापक जो एक तरीके से अब रिटायरमेंट के करीब हैं, क्या टेट परीक्षा पास करनी होगी? वास्तव में ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का परिणाम है। एनईपी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है, शिक्षा के मार्ग में सुधार लाना है, शिक्षण संस्थाओं में सुधार लाना है, वैश्विक जो है व्यवस्था के अनुरूप, वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप हमारी शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करना है। और इसी के अनुरूप आपको क्या करना होगा, जरूरत पड़ेगी तो संस्थानों को चेंज करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो पाठ्यक्रम को चेंज करना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो आपको वर्तमान प्राध्यापकों को एक नए प्रशिक्षित टीम के रूप में कार्य करने के लिए नए प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। उस स्थिति में अगर आप देखें, हालांकि इसका देखिए एक मानवीय तरीके से, एक राजनीतिक तरीके से विरोध भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें शिक्षा और शिक्षक की गुणवत्ता और विद्यार्थियों को मिलने वाला उसका जो फीडबैक और आउटपुट है, उसके लिए निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट शिक्षक होना ही चाहिए जो समय और परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को देने में सक्षम हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से ये जो किया गया है, प्रावधान किया गया, ये प्रावधान आज का नहीं है। इस प्रावधान को तो 2010 में से ही किए जाने का प्रावधान था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें अपनी पहल की है। जो काम न्याय जो है कार्यपालिका नहीं कर सकती थी, उस कार्य को न्यायपालिका द्वारा किया गया है। वो भी इस दिशा में क्या है, एक सकारात्मक कदम है, यद्यपि उसके लिए और समय दिया जाना चाहिए, लेकिन आपको उसका समर्थन करना है क्योंकि वो प्रावधान है, कानून में है, आपको वहां पर बताना है। तो क्या यूजीसी को भी समाप्त किया जाए? आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूजीसी के भी समाप्त करने की बात चल रही है। अब यूजीसी का गठन कब किया गया आप जानते हैं? यूजीसी क्या है? यूजीसी ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के उत्पाद के रूप में लाया गया। जब हम स्वतंत्रता के पश्चात हम उच्च शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए, उस शिक्षा को विनियमित करने के लिए हमें ऐसे संस्था की आवश्यकता हुई और उस संस्था के लिए हमने ब्रिटिश मॉडल का अध्ययन किया कि क्या ब्रिटेन में ऐसा कोई संस्था चल रही है, और यूजीसी जैसी संस्था हमने कहाँ देखा, ब्रिटेन में देखा। तो हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर क्या किया, उसको अडॉप्ट किया और उसी के आधार पर हमने विश्वविद्यालय अनुदान
अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए गठन करने के लिए उसका एक अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और फिर उसी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। तो ये क्या था, ये औपनिवेशिक शिक्षा के मॉडल के आधार पर गठित किया गया संस्थान था। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अपने गठन से लेकर के और आज तक ये काफी हद तक भारतीय शिक्षा प्रणाली को, विशेषकर उच्च शिक्षा प्रणाली को विनियमित करने में काफी हद तक सहायक रहा। लेकिन आज 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के अनुरूप अब क्या यूजीसी कार्य कर रहा है? अब यूजीसी को परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस हुई है और उसी के तहत आप देखते हैं अब यूजीसी को जो है परिवर्तित किया जाएगा और यूजीसी से के परिवर्तन के पश्चात एक नए आयोग के गठन करने की भी बात चल रही है कि इसको करके एक नया आयोग भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन करने की कायदा शुरू की गई है। ठीक है, इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, HIER के गठन करने का प्रावधान किया गया है। तो आप उसका समर्थन करेंगे, अगर प्रश्न यहां से पूछा जाता है तो आप उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, कि वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप, नई शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक नए आयोग द्वारा एक नए आयोग का गठन किया जाएगा। हालांकि कहते हैं कि बोतल बदल जाए कि शराब बदल जाए, मतलब कुल मिला करके अगर नई संस्था गठित की जाएगी तो क्या होगा, एक बार पुनः नए चुनौतियों और नए उद्देश्यों, नए लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने में कहीं ना कहीं क्या करेगी, अधिक तत्परता दिखाएगी। इस रूप में जिस भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन करने की बात चल रही है, गठन किया जाना चाहिए। आप तो इसका समर्थन करेंगे। फिलहाल यूजीसी के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि यूजीसी क्या है, यूजीसी का लोगो क्या है, यूजीसी का मोटो क्या है, ठीक है, यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय क्या है, इन सब के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। विगत परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए, तो आपको क्या करना होगा उसके बारे में आपको बताना। दोनों जगह ये देखिए, दोनों इंटरव्यू अगर आप देखें तो ये दोनों साक्षात्कार, एक साक्षात्कार आपका ये यूपीएससी द्वारा यहां से भी पूछा जाएगा और यहां से भी सहायक कुल सचिव के लिए यहां पर भी, दोनों में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए क्या करना है, यूजीसी को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, यूजीसी पर तो पहला प्रश्न तो आपका ही होगा, क्या यूजीसी को समाप्त किया जाए? तो यहां पर आप एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है आधार लेंगे और उसका आधार लेते हुए अभी आपने देखा कि एचआरडी मंत्रालय को समाप्त करके पुनः क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय का गठन कर दिया गया है। तो यह भी इस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। हालांकि जो प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भाई शिक्षा क्या है, अगर हम देखें तो एक प्रोडक्ट के रूप में है। प्रोडक्ट आधारित ऑर्गेनाइजेशन गठित किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में सदैव उस प्रोडक्ट के नाम पर अगर होगा, उसकी विश्वसनीयता, उसकी प्रभावशीलता, उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अक्सर लोग कहते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका मतलब क्या होता है, नाम काम इसका शिक्षा से संबंधित है, तो एचआरडी क्यों रखे हैं? वो भी गठन करने का एक औचित्यता थी, क्योंकि शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा मानव में किया गया जाने वाला एक निवेश है और एक अपरिष्कृत मानव जो कि संसाधन नहीं होता, जो कि रिसोर्सेज है, जब उसको शिक्षित किया जाता है तो क्या बन जाता है, तब वो बन जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट उसका हो जाता है और वो मानव संसाधन बन जाता है। उसके पहले वो रिसोर्सेज नहीं होता है। शिक्षा के माध्यम से मानव को एक परिष्कृत मानव के रूप में बदल देने के कारण ही क्या हो गया, मानव संसाधन हो गया और इसलिए इसका नाम मानव संसाधन विकास किया गया था। अब बदलते दौर में उसका नाम अगर बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया तो भी उचित है, अधिक उचित है, क्योंकि मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा को जो है जन जन तक पहुंचाना और भारत की शिक्षा साक्षरता को 100% के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रयास करना। विशेष तौर पर उच्च शिक्षा में जो कमियां हैं, उच्च शिक्षा से लोगों की जो दूरी है, उच्च शिक्षा में से लोगों की जो पहुंच है वो कम है, और उसको अधिक से अधिक बढ़ाना। तो निश्चित रूप से एचआरडी मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, आपका
शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, वो भी दिशा में सही प्रयास है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एनईपी के आधार पर आप क्या बताएंगे, आप इसका आंसर देंगे। और एनईपी के आधार पर आपको क्या बताना है, एचआरडी मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो वो भी क्या है, उसी के आधार पर आपको उसका भी नाम बताना है। तो दोनों चीजें अपने आप में क्या है, एक बेहतर आंसर आपके यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आपको बताना क्या है। देखिए हम इंटरव्यू प्रोग्राम में क्या बता रहे हैं, यही तुम आपको बता रहे हैं, आपको कैसे बताना, आपको क्या बताना है। ठीक है, अब पूछ लिया गया कि बताइए इसका ज्ञान विज्ञान विमुक्त पूछ लिया गया कि इसका लोगो क्या है, इसका मोटो क्या है। ठीक है, तो मोटो आपका होगा ज्ञान विज्ञान मुक्त, कहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आपका प्रश्न बना, अच्छे प्रश्न पूछा ही जाता है, कई बार पूछा भी गया है। आप देखेंगे पिछली बार भी इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। यूजीसी की क्या भूमिका है, यूजीसी के रोल क्या है, तो ये सब कुछ आपको हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप यूजीसी से जुड़े सारे प्रश्नों को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यूजीसी का लोगो क्या है, यूजीसी का मोटो क्या है। ठीक है, यूजीसी उच्च शिक्षा के लिए क्या कर रही है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है, शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए यूजीसी क्या कर रही है। आज आप देख रहे हैं यूजीसी के माध्यम से देश भर में उच्च शिक्षा के दिशा में सभी विश्वविद्यालय, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, चाहे वो राज्यों के विश्वविद्यालय हों, चाहे वो निजी विश्वविद्यालय हों, इन सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए एक नियमित प्रक्रिया के रूप में वहां शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां उनको जो है वित्तीय अनुदान दिया जा रहा है, दिए गए वित्तीय अनुदान का मूल्यांकन किया जा रहा है, और अधिक से अधिक उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक को शोध परक बनाने के लिए, उसे अधिक से अधिक तकनीकी और गुणवत्ता परक बनाने के लिए यूजीसी द्वारा नए नए रिफ्रेशर प्रोग्राम्स लाए किए जा रहे हैं। कार्यरत प्रोफेसर्स को, जो आपके सहायक आचार्य हैं, ठीक है, आपके जो वरिष्ठ आचार्य हैं, इन सभी को रिफ्रेशर प्रोग्राम के तहत रिफ्रेश किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरीके से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका क्या है, इस दिशा में बड़ी ही सकारात्मक है। मित्रों, ये ढेर सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे हमारे बुकलेट के माध्यम से, प्रश्न और सह उत्तर भी आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल विलंब ना कीजिए। आपको अगर साक्षात्कार देना है, आपको सहायक आचार्य बनना है, सहायक आचार्य बनने के लिए भी, और अगर आपको सहायक कुल सचिव बनना है उसके लिए भी, और अगर आपको कुल सचिव बनना है, क्योंकि कुल सचिव का भी इंटरव्यू होना है, कुल सचिव बनना है, सचिव के लिए सहायक, सचिव के लिए सहायक आचार्य के लिए, सबके लिए आपको क्या करना है, आपको इस दिशा में एक सतत और निरंतर प्रयास के माध्यम से अपनी सफलता को अर्जित नहीं करना, बल्कि टॉप रैंकर्स बनना है। तो इन सभी के लिए आप देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के साथ जुड़े, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ देवप्रयागम आईएएस का इंटरव्यू प्रोग्राम आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारे और भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके साथ भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, यूपीपीसीएस के जो आपका टेस्ट सीरीज है, और खंड शिक्षा अधिकारी के जो प्रोग्राम है उसके साथ भी आप हमारे साथ जुड़ करके और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आइए और अभी ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस का इंटरव्यू प्रोग्राम, देवप्रयागम आईएएस का प्रीलिम्स और मेंस का प्रोग्राम, और इन सभी के साथ आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और आप भी एक सफल अधिकारी बने, साथ ही साथ एक सफल प्रोफेसर बने, और आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में, चाहे कृषि अधिकारी के रूप में, चाहे आपके पीसीएस अधिकारी के रूप में, और यहाँ पर सहायक कुल सचिव के रूप में चयनित होकर के आप क्या कर सकते हैं, अपने भविष्य को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आइए मित्रों, ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।